दोस्तों, आज की कहानी यशोधर बाबू की है, जो अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, उसूलों के पक्के इंसान। उनके लिए घड़ी का मतलब वक्त पर चलना था। दफ्तर से 5:30 बजे निकलना उनका नियम था। जीवन का हर काम तयशुदा तरीके से। परंपरा की छाप उनकी सोच में थी। वो भागती दौड़ती दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनकी पुरानी सोच उन्हें नई दुनिया से अलग कर देती थी। ये कहानी उस पीढ़ी की है जो अब नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। दफ्तर से घर तक का उनका सफर 2 जमानों का सफर था। यशोधर बाबू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ एक अलग ही दुनिया बसती थी। उनके 3 बेटे और एक बेटी, सब अपने अपने करियर और आजादी में व्यस्त थे। कोई बड़ी कंपनी में, कोई अमेरिका में, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई में। पत्नी भी अब बच्चों के रंग में रंग चुकी थी और बदलती सोच का समर्थन करती थी। घर का हर कोना बदल गया था। नया सोफा, मॉडर्न आर्ट, रसोई में नए उपकरण। यशोधर बाबू को ये सब इम्प्रॉपर लगता था। वो इन सब के बीच खुद को अकेला महसूस करते थे। दोस्तों, जब 2 पीढ़ियों की सोच अलग अलग हो तो घर में टकराव होना तो लाजमी है। यशोधर बाबू के घर में भी यही होता था। यहाँ बड्ढे बड्ढे मुद्दों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। जैसे सुबह की चाय। यशोधर बाबू चाहते थे कि सुबह उठकर पूजा पाठ हो, शांति का माहौल हो, लेकिन उनके बच्चे देर से उठते और उठते ही चाय और अखबार की मांग करते। एक और झगड़ा होता था पैसों को लेकर। बद्धा बेटा घर का राशन, फर्नीचर, सब कुछ अपने पैसों से लाता था, लेकिन वो हर बात में ये जताना नहीं भूलता था कि ये मैं लाया हूँ, इसके पैसे मैंने दिए हैं। यशोधर बाबू को ये बहुत चुभता था। वो मानते थे कि परिवार में सब कुछ साझा होता है। कपड़े पहनने के तरीके पर भी रोज बहस होती थी। यशोधर बाबू को अपनी बेटी का जीन्स पहनना और बिना दुपट्टे के घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते, ये हमारे संस्कार नहीं हैं। उनकी पत्नी बीच बचाव करती और कहती, अब जमाना बदल गया है, सब पहनते हैं। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, ये अपनी अपनी पहचान और सोच को बचाने की लड़ाई थी। इन झगड़ों की जड्डाच में सिर्फ आदतें या पैसे नहीं थे, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया था। यशोधर बाबू के लिए रिश्ते, परंपरा और सादगी सबसे ऊपर थे, जबकि उनके बच्चों के लिए करियर, पैसा और व्यक्तिगत आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये रोज के छोटे छोटे टकराव असल में 2 अलग अलग जमानों, 2 अलग अलग मूल्यों के बीच का टकराव था। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा होता है जो उसका आदर्श बन जाता है। यशोधर बाबू के लिए वो आदर्श थे किशनदा, जिनका नाम था कृष्णानंद पांडे। पहाड़डाट से आए सादा जीवन जीने वाले किशनदा ने यशोधर बाबू को अकेलेपन में सहारा दिया, नौकरी दिलवाई, अपने क्वार्टर में जगह दी और जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। किशनदा ने कभी शादी नहीं की, अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। रिटायर होने के बाद गांव लौटे, जहां अकेलेपन में उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू को डर था कि कहीं उनका भी अंत ऐसा न हो। किशनदा सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि पुरानी पीढ़ी के मूल्यों का प्रतीक है। दोस्तों, कभी कभी भीड़डाच में भी इंसान अकेला होता है। यशोधर बाबू के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो एक भरे पूरे परिवार के मुखिया थे, लेकिन फिर भी निहायत अकेले थे। उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था, उनके जज्बातों को समझने वाला कोई नहीं था। जब वो दफ्तर से घर आते तो चाहते थे कि कोई उनसे पूछे, आज का दिन कैसा रहा। वो अक्सर घर की बालकनी में खड़े होकर दूर तक देखते रहते। वो क्या सोचते थे ये कोई नहीं जानता था। शायद वो अपने पुराने दिनों को याद करते थे, जब घर में चहल पहल होती थी, जब बच्चे छोटे थे और उनकी हर बात मानते थे। या शायद वो किशनदा को याद करते थे और सोचते थे कि काश वो आज उनके साथ होते। उनकी चाहतें बहुत बड़ी नहीं थीं। वो बस थोड़ा सा सम्मान चाहते थे, थोड़ा सा अपनापन चाहते थे। वो चाहते थे कि घर के फैसलों में उनकी राय ली जाए। वो चाहते थे कि बच्चे उनकी परंपराओं का मजाक न उड़ाए। उनकी पीढ़ी के लोग भावनाओं को मन में रखना सीखते थे, खुलकर दिखाना नहीं। इस अकेलेपन से बचने के लिए यशोधर बाबू ने एक रास्ता निकाला था। वो दफ्तर के बाद सीधे घर नहीं जाते थे। वो पहले बिद्धला मंदिर जाते, वहां बैठकर प्रवचन सुनते और फिर पहाड़गंज जाकर सब्जी खरीदते। ये उनकी एक कोशिश थी, अपने अकेलेपन से भागने की, उस दुनिया से दूर रहने की जो उन्हें अपनी नहीं लगती थी। और फिर वो दिन आया, 21 नवंबर 2025।
यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग। लेकिन मजे की बात यह है कि यशोधर बाबू को खुद ये याद नहीं था। उनके लिए शादी की सालगिरह मनाना अंग्रेजों के चोंचले थे। लेकिन उनके बच्चों ने इस बार कुछ और ही सोच रखा था। यशोधर बाबू को ये सब देखकर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे वो अपने ही घर में एक अजनबी हैं। उनके बेटे ने उन्हें सबसे मिलवाया। ये हैं मेरे डैडी। यशोधर बाबू को ये डैडी शब्द भी अटपटा लगा। वो बस एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देखते रहे। पार्टी का सबसे अजीब पल तब आया जब उनके बच्चों ने उन्हें और उनकी पत्नी को केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केक नहीं काटता, इसमें तो अंडा होता है। फिर बच्चों ने जोर दिया कि वो अपनी पत्नी को लड्डू ही खिला दें। बड़ी मुश्किल से यशोधर बाबू इसके लिए राजी हुए। पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने बच्चों से पूछा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? उनके बेटे ने जवाब दिया, ये सब आपके लिए ही तो किया था, लोगों को दिखाना भी तो पड़ीडीचता है। ये सुनकर यशोधर बाबू खामोश हो गए। पार्टी खत्म हो गई, मेहमान चले गए, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब वक्त था तोहफों का। बच्चों ने बड़े उत्साह से अपने पिता को तोहफा दिया। बड़े बेटे ने कहा, बाबा ये आपके लिए है। आप सुबह दूध लाने जाते हैं तो फटा हुआ पुलोवर पहनकर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। उस गाउन को देखकर यशोधर बाबू को लगा कि उनके बच्चे उन्हें रिटायर समझ रहे हैं, एक ऐसा बुजुर्ग जो अब किसी काम का नहीं। उनकी आंखों के सामने किशनदा की तस्वीर घूम गई। किशनदा जो अकेलेपन में मर गए थे। उन्हें लगा कि ये गाउन उन्हें उनके परिवार से और दूर कर देगा। यशोधर बाबू उस गाउन को पहनकर अपनी बालकनी में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे या दुख के, कहना मुश्किल है। शायद ये इस बात का दुख था कि उनके बच्चे उन्हें समझ नहीं पाए, या शायद इस बात की खुशी कि कम से कम बच्चों ने उनके बारे में सोचा तो सही। ये तोहफा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि ये नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी को बदलने का एक प्रयास था। बच्चे चाहते थे कि उनके पिता आधुनिक बने, उनकी तरह जी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उनके पिता की खुशी उन छोटी छोटी चीजों में है जिन्हें वो पुरानी और बेकार समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टकराव और दूरियों की नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस टकराव के पीछे एक मजबूत धागा है, और वो धागा है प्यार का। यशोधर बाबू अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, भले ही वो जता न पाते हों। वो मन ही मन उनकी तरक्की से खुश होते थे। दूसरी तरफ बच्चे भी अपने पिता से प्यार करते थे। उनका तरीका अलग था। वो चाहते थे कि उनके पिता आराम से रहें, अच्छी जिंदगी जी। इसीलिए उन्होंने घर में सारी सुख सुविधाएं जुटा दी थी। सिल्वर वेडिंग की पार्टी भी उन्होंने अपने पिता को खुशी देने के लिए ही की थी। इस कहानी में प्यार खामोश है, वो गधों के शोर में दब जाता है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि बच्चे उनके आदर्शों पर चलें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही सही रास्ता है। बच्चे चाहते हैं कि पिता उनकी दुनिया को अपनाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज के जमाने में यही जरूरी है। परिवार की यही खूबसूरती है। यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन अंत में सब एक हो जाते हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों से नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ कर नहीं जा सकते। बच्चे अपने पिता की बातों से असहमत होते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना नहीं छोड़ देते। तो दोस्तों, सिल्वर वेडिंग की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या दो पीढ़ियां जिनकी सोच, जिनके मूल्य, जिनकी दुनियाएं इतनी अलग हैं, एक साथ खुशी खुशी रह सकती हैं? क्या पुरानी पीढ़ी की सादगी और नई पीढ़ी की रफ्तार के बीच कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? शायद इसका जवाब एक दूसरे को समझने की कोशिश में छिपा है। अगर यशोधर बाबू के बच्चे ये समझने की कोशिश करते कि उनके पिता के लिए उनकी आदतें और उसूल क्यों इतने मायने रखते हैं, तो शायद वो उनका मजाक न उड़ाते। प्यार का मतलब सिर्फ तोहफे देना या पार्टी करना नहीं होता। प्यार का मतलब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी होता है। इसी तरह अगर यशोधर बाबू भी थोड़ा सा झुकने की कोशिश करते तो शायद बात बन जाती। अगर वो ये समझते कि उनके बच्चों की दुनिया बदल चुकी है और उनके जीने का तरीका अलग है, तो शायद वो हर बात पर समहाउ इम्प्रॉपर न कहते। रिश्ते हमेशा लेन देन से चलते हैं, और यहाँ भावनाओं का लेन देन जरूरी है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब
कहीं ना कहीं यशोधर बाबू या उनके बच्चों की तरह ही हैं। हम या तो अतीत में जीना चाहते हैं या भविष्य की ओर भागना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी इन दोनों के बीच एक पुल बनाने का नाम है।